हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं जस्ट ये वेक्टर का थर्ड लेक्चर जो हम लोग अब लोग देखने वाले हैं। यानी कि वेक्टर के दो लेक्चर हम लोग देख चुके हैं, जिसमें हम लोग वेक्टर के बेसिक कैसे वो फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो वेक्टर फिज़िकल क्वांटिटी या स्केलर फिज़िकल क्वांटिटी में डिफरेंस रहता है, वेक्टर की क्या खासियत है, कैसे वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। इसके बाद हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखा सेकेंड लेक्चर में, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, जैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देखा। उसके साथ साथ उसके इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर कह लीजिए कि वेक्टर की खासियत, उनमें 4 बेसिक पॉइंट्स थे, जिसमें से 3 हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज 4th पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग आज के लेक्चर में ये जानेंगे कि वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये जितने भी चल रहे हैं, ये सारे बहुत फंडामेंटल टॉपिक्स चल रहे हैं। इन्हें हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये टॉपिक्स यदि आपका क्लियर है तो ही आपके फ्यूचर में फिजिक्स को समझ पाएंगे। फिजिक्स को समझने के लिए, फिजिक्स के फिजिकल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, साथ साथ वो फिजिकल कॉन्सेप्ट को हम मैथमेटिकली कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैथमेटिकली कैसे अप्रोच ले सकते हैं, फिजिक्स में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे फिजिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू हम जस्ट कुछ पॉइंट्स तक हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं। फार्मूला को डेराइव करने के लिए, उससे उसका मीनिंग क्या है वो समझने के लिए हमको मैथमेटिकल फिजिक्स और वेक्टर, ये दोनों का हमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले ज़रूरत पड़ती है। ये दोनों बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अभी हम लोग वेक्टर के थर्ड लेक्चर्स देख रहे हैं। इसके कुछ लेक्चर्स के बाद जब ये कंप्लीट होगा तो हम लोग बात करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स का, जिससे कि हम लोग उनके डिफरेंस को समझ पाएँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होता है, साथ ही साथ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। जैसे हमारे पास एवरेज एक्सेलेरेशन होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन होता है। तो बेसिक लेवल पर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये हम मैथमेटिकल जो फिजिक्स हैं उसमें समझेंगे। कैसे वो डिफाइंड होगा, कैसे उसका मैथमेटिकल अप्रोच होगा, ग्राफ में क्या रोल प्ले करेगा, इन सब चीज़ों को हम लोग उसमें देखेंगे। तो अभी हम लोग वेक्टर के जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उसके 4th प्रॉपर्टी, जो 4 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में से 4th प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे, समझेंगे उसके बारे में। तो ऐसे हम लोग इसको इस तरह से समझें कि जो उसका 4th प्रॉपर्टी है, जिसको हम लोग D नंबर दे रहे हैं, तो इसमें कहेंगे कि इफ़ वी add two vectors tail to tail, if we add 2 vectors tail to tail, then the smaller angle between, इसको between पढ़ेंगे हम लोग। तो smaller angle between these 2 vectors is called angle of vectors, एंगल ऑफ वेक्टर। इसका मतलब ये हो गया कि 2 वेक्टर को हमें सबसे पहले टेल टू टेल ऐड करना है। यदि हम टेल टू टेल ऐड नहीं करते हैं तो हम लोग उसकी बातें नहीं करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, सपोज़ करें कि सपोज़ ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर को हमने नाम दिया A, और एक दूसरा वेक्टर B वेक्टर है। तो इस A वेक्टर का टेल पॉइंट ये और B वेक्टर का टेल पॉइंट ये है। तो हमें क्या ध्यान में रखना है, इसका जो प्रॉपर्टी है क्या बोल रहा है, इफ़ वी ऐड 2 वेक्टर्स टेल टू टेल, यानी 2 वेक्टर को टेल टू टेल ऐड करना है। तो 2 वेक्टर को जब टेल टू टेल ऐड करना है तो हमें ध्यान रखना है कि या तो इसका टेल, इसको उठा करके हम ऐसे रख सकते हैं, या इसको उठा करके हम यहाँ रख सकते हैं, सो दैट कि दोनों का टेल पॉइंट मैच कर जाए। तो नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि स्टेप इसको हम लोग कह लीजिए कि अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि ये वेक्टर हमारा वेक्टर A रहा, और यहाँ टेल पॉइंट से इसको पैरेलल शिफ्ट किए तो ये वेक्टर हमारा यहाँ पर B वेक्टर हुआ। इस वेक्टर को हमने पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ ला दिया, जो यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये B वेक्टर हुआ, ये A वेक्टर,
यहाँ नोटेशन ना देख करके यहाँ दे देते हैं। तो हमारे पास यहाँ दो एंगल आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, एक एंगल ये हो जाएगा और एक एंगल ये हो जाएगा। इस एंगल को अल्फ़ा कहें और इस एंगल को बीटा। तो दो एंगल बन रहे हैं उनके टेल पॉइंट मैच करने से। तो कह रहा है कि स्मॉलर एंगल, ध्यान रखना है कि स्मॉलर एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज कॉल्ड एंगल ऑफ वेक्टर। तो अल्फ़ा को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ वेक्टर्स, इसे हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ वेक्टर्स। ये ध्यान में रखना है कि उनका जो कम्बिनेशन है ऐड होना चाहिए, कैसे, टेल टू टेल ऐड होना चाहिए। यदि टेल टू टेल ऐड नहीं होगा तो हम एंगल ऑफ वेक्टर्स नहीं निकाल पाएंगे। इसका कुछ क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस करें इस पे तो हमारा सॉल्व होगा। यदि हम लोग क्वेश्चन बात करें, इसमें कह रहा है कि फाइंड, इस क्वेश्चन में फाइंड द एंगल ऑफ वेक्टर्स। कैसे, तो समझेंगे। यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं इसे। अब सपोज ये एक वेक्टर है जिसको हम लोग ए वेक्टर नाम दिए, ये एंगल सपोज 60 डिग्री बना रहा है। यहाँ पर एक दूसरा वेक्टर, यहाँ इस वेक्टर को बी नाम दिए, यह 45 डिग्री एंगल बना रहा है। और एक थर्ड वेक्टर हम लोग कह सकते हैं कि ये एक थर्ड वेक्टर सी, जो कि यहाँ पर 10 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इसमें हम लोग कह रहा है कि फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। यदि हम लोग फर्स्ट ए की बात करें तो किसके किसके बीच में, वेक्टर ए, इसको फर्स्ट कर दीजिए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल मालूम करना है। सेकंड, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी के बीच का एंगल। थर्ड, वेक्टर सी एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल मालूम करना है। ये तीन मालूम करना है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आगे। हम लोग बात करें, यदि हम लोग इसको आगे एक्सटेंड करके देखें तो ए वेक्टर, ये एंगल 60 डिग्री जब वो आगे एक्सटेंड होगा, जब आगे एक्सटेंड होगा तो ये एंगल 60, तो ये एंगल भी 60 बनेगा। वो वेक्टर कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा तो ये एंगल 60 है, तो ये एंगल यहाँ पर 60 बनेगा और ये वेक्टर ए होगा। ठीक, ये एंगल 60, तो ये एंगल 60 ए होगा। ये बी वेक्टर, ये बी वेक्टर, चूँकि ये एंगल उसका 45 रहा था, ये एंगल 45 दिया हुआ था, इसके अकॉर्डिंग ये बात करें तो ये 60 दिया हुआ था, तो ये 60 हो गया। ये 45 दिया था तो ये एंगल 45 हो गया। अब उसके बाद एक सी वेक्टर बच गया हमारा, तो सी वेक्टर के लिए ये रिप्रेजेंट करेगा सी वेक्टर को। तो सी वेक्टर का ये 10 डिग्री एंगल था, ये 10 डिग्री एंगल ऐसे जाने पर, तो ये 10 डिग्री, तो ये भी 10 डिग्री, यानी कि ये एंगल 10 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा, ये 10 डिग्री होगा। यानी कि हम इसको थोड़ा सा हटा के बात करें ज़्यादा समझने के लिए, तो हम लोग ले सकते हैं कि इस तरह से। तो हम लोग देखें यहाँ पर कि सी वेक्टर ने 10 डिग्री एंगल बना लिया, बी वेक्टर ने 45, इसके साथ 60। अब हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट का, तो फर्स्ट में वेक्टर ए एंड बी के बीच का एंगल मालूम करना है। तो ए, तो ये एंगल कितना, ये एंगल हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री, तो 30 + 45, यानी कि एंगल बिटवीन ए एंड बी जो मिलेगा हमें वो मिलेगा 30 + 45, 30 + 45 दैट इज़ इक्वल टू 75 डिग्री। सेकंड की बात करें तो एंगल बिटवीन ए एंड सी चाहिए। तो ए एंड सी देखें, ये एंगल हमें कितना मिलेगा, 45 + 10, सॉरी ए एंड सी की बात हो रही है ना, तो 45 + 10 ये, और यहाँ 75, तो 75 + 55 कह लीजिए, यानी कि 75 + 10 + 45, तो ये हो जाएगा ये 55, तो 75 + 55 = 10 और 12 30, तो 130 कह लीजिए कि 130 डिग्री हो गया। और यदि हम लोग थर्ड की बात करें, थर्ड में देखें
तो थर्ड में हम लोग देखिए तो C एंड B के बीच बात हो रही है, तो B एंड C के बीच में 45 + 10, तो टोटल कितना हो गया एंगल C एंड वेक्टर B के बीच में एंगल, तो ये हो गया 10 + 45 दैट इज इक्वल टू 45 + 10 इक्वल टू हो गया 55 डिग्री। तो ये इम्पॉर्टेंट एंगल निकालने का, यानी कि हमें ध्यान देना है कि दोनों का टेल टू टेल मैच करना चाहिए। C वेक्टर का भी टेल मैच कर रहा है B के साथ, A का भी टेल मैच कर रहा है B और C के साथ। तो इस तरह से हम उसके फोर्थ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए दोनों वेक्टर के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। इस टाइप के और क्वेश्चंस हैं जो आपको असाइनमेंट में मिलेंगे, तो उसको हम लोग देखेंगे। अब हम लोग जस्ट आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। यदि नहीं दिख रहा हो तो इससे हम लोग ऑन करके देख लेंगे, आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर को देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स मतलब वेक्टर के टाइप। इसमें से सबसे पहला हम जो फर्स्ट वेक्टर है उसकी बात करें, उसको हम लोग नाम दे रहे हैं नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का समझना सिंपल, a vector is said to be a negative vector when its magnitude is same but direction is opposite to the मेन वेक्टर। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इट्स मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा मेन वेक्टर के। मतलब क्या कि जैसे सपोज हमारे पास ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम हमने रखा मान लीजिए P वेक्टर। और P वेक्टर की खासियत क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड ये हो गया, तो हम मान के चल रहे हैं कि ये लेंथ सपोज 10 न्यूटन है, यानी कि वो वेक्टर कैसा है, फोर्स वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 न्यूटन है। तो हम P वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर P वेक्टर बराबर 10 न्यूटन एक्टिंग इन ईस्ट, ऐसा लिख सकते हैं। 10 न्यूटन वेक्टर है, मैग्नीट्यूड और इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो एक नेगेटिव वेक्टर इसका हम डिफाइन करें तो नेगेटिव वेक्टर कैसे हो जाएगा, ये उसका टेल पॉइंट। तो एक नेगेटिव वेक्टर, ये एक नेगेटिव वेक्टर होगा जिसको कि हम लोग Q नाम दे रहे हैं। तो खासियत क्या होगी इस नेगेटिव वेक्टर की, यानी कि Q वेक्टर विल बी रिप्रेजेंटेड 10 न्यूटन, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन हो जाएगा वेस्ट। इसका मतलब इसका दैट इज़ यहाँ लिख सकते हैं, दैट इज़ Q is said to be negative vector of vector P, यानी कि Q को हम कहेंगे Q is said to be negative vector of vector P, उसका नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। यानी मैग्नीट्यूड क्या होंगे सेम, डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखना है। यानी कि मैग्नीट्यूड सेम, जस्ट डायरेक्शन अपोजिट कर दें। इसको हम लोग एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हम लोग इसके अकॉर्डिंग चलें तो ये हमारा ईस्ट,
नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। यदि कोई वेक्टर सपोज इस डायरेक्शन में है और इसका नाम वेक्टर ए है जो कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसके जस्ट अपोजिट हम देखें ये वेक्टर होगा। यदि इस वेक्टर का नाम हम बी देते हैं तो ये एंगल 30, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, यानी इन दोनों के बीच का हमेशा एम 180 डिग्री एंगल होगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं वेक्टर बी इज जस्ट अपोजिट टू वेक्टर ए हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो हम लोग कह सकते हैं कि उसका जस्ट अपोजिट वेक्टर है, जस्ट अपोजिट। तो ये 30, तो ये 60, 90 प्लस 60 150 प्लस 30 तो 180 हुआ, जस्ट अपोजिट। इसमें हम लोग को ध्यान रखना है। इस पर कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी हम लोग देखेंगे। इस पर कुछ क्वेश्चंस क्या कहते हैं उसको हम लोग समझते हैं। जस्ट बहुत बेसिक लेवल पर यदि उतार लिया हो तो हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। तो हमें ध्यान में रखना है कि नेगेटिव वेक्टर की दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जिसमें कि पहला हम लोग बात करें कि उनका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, और डायरेक्शन अपोजिट। अपोजिट कहने का मतलब कि जो भी डायरेक्शन हमारा मेन वेक्टर का होगा उसके जस्ट अपोजिट होगा हमारा ये वेक्टर का डायरेक्शन। ये हमें ध्यान में रखना है, और यही दोनों चीज़ों पर हमारे कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम लोग फंसते हैं। उस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको हम लोग इस तरह से भी समझें कि अ वेक्टर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर negative vectors then which of the following is correct? फॉलोइंग आर करेक्ट। तो इसमें हम लोग देखते हैं फर्स्ट में कि वेक्टर ए, कह लीजिए वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी होगा क्या, बी सेकंड नंबर पे आएगा। वेक्टर ए का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर। सी वेक्टर ए इज ग्रेटर देन वेक्टर बी, एंड डी वेक्टर ए इज लेस देन वेक्टर बी। तो इसमें हमें देखना है कि ए और बी आर टू नेगेटिव वेक्टर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बड़ा बी, यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर से छोटा कब होगा, यानी कि बी वेक्टर ए वेक्टर से बड़ा कब होगा। या तो उसके मैग्नीट्यूड बड़े होंगे तभी हो सकता है, डायरेक्शन से तो हम उसके मैग्नीट्यूड को पता नहीं कर सकते। तो यदि इसका मैग्नीट्यूड इससे बड़ा होगा तो हमारा ये करेक्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि नेगेटिव वेक्टर्स हैं तो मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम। उसके बाद ए का मैग्नीट्यूड भी बी से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी कंडीशन में ये वायलेट कर रहा है कि वेक्टर ए और बी जो है वो नेगेटिव वेक्टर है। इसका मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए इसको भी हम लोग नहीं कहेंगे। तो इसलिए हमारा थर्ड बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसे हम लोग करेक्ट क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शंस आर नॉट सेम। ये इंपॉर्टेंट रीज़न है, इसके कारण इसे हम लोग इसको गलत कह रहे हैं। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम लोग इसी पर बेस्ड एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, जिसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कह लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखें कि इफ वेक्टर ए
and B are negative vectors, then क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, वेक्टर A will be equal to vector B. सेकेंड ऑप्शन, वेक्टर A is equal to minus vector B. C, vector A mod is greater than mod of B. और D, vector A is greater than vector B. मतलब A और B क्या है? दोनों नेगेटिव वेक्टर्स हैं। तो हमें यहाँ ध्यान देना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। यानी कि वेक्टर A B से ज़्यादा नहीं हो सकता, पहले देख चुके हैं। मैग्नीट्यूड भी उनका ज़्यादा कम नहीं हो सकता। वेक्टर A और B नेगेटिव वेक्टर हैं, इसलिए इक्वल नहीं हो सकते। बचा वेक्टर A। जस्ट ये क्या बता रहा है कि जो भी इसका डायरेक्शन होगा उसके जस्ट अपोजिट इसका डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, इसीलिए वो नेगेटिव वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हम लोग को देखने समझने। और अगला क्वेश्चन जैसे इसी से रिलेटेड हम देखें, ऐसा ही कुछ हम लोग आगे क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ वेक्टर A mod 5 न्यूटन एंड वेक्टर B and mod of vector B is 10 Newton and vector A and B are negative vector, then हम क्या कह सकते हैं? इसके ऑप्शंस को देखें। पहला ऑप्शन कह रहा है कि वेक्टर A विल बी इक्वल टू वेक्टर B। दूसरा ऑप्शन, मॉड ऑफ A वेक्टर विल बी इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ B वेक्टर। ऐसा लिख सकते हैं क्या? C कह रहा है वेक्टर A इज इक्वल टू माइनस B वेक्टर। और D कह रहा है वेक्टर A मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ B वेक्टर। इन चारों में कौन हो सकता है? थोड़ा सा ध्यान देंगे, पॉज करके थोड़ा देखिए, समझिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स कौन कौन से? वेक्टर A हैं और वेक्टर B हैं। तो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, जबकि वेक्टर B का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। यानी कि वेक्टर A के मैग्नीट्यूड से दुगना है, 2 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये होगा कि A और B तो बराबर हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? कि मैग्नीट्यूड ही डिफरेंस है। चलिए, तो वेक्टर A और B बराबर कभी नहीं हो सकते, क्योंकि इस केस में मैग्नीट्यूड दोनों का डिफरेंट है, इसलिए बराबर नहीं हो सकते। उसके बाद आ जाइए C पॉइंट पे। तो A और B नेगेटिव वेक्टर कब होंगे? यानी कि क्वेश्चन में हमें ये समझना है कि ये नेगेटिव वेक्टर होंगे कि नहीं। नहीं, ये नेगेटिव वेक्टर नहीं होंगे, तो इसलिए ये भी आर नेगेटिव वेक्टर। आर नेगेटिव वेक्टर नहीं। क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट कर लें, क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। आर 2 वेक्टर्स कह लीजिए, आर 2 वेक्टर्स, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर्स नहीं। देन इसमें से कौन सा होगा? मैग्नीट्यूड बराबर हो नहीं सकता। तो इसके बाद A और B ये भी नेगेटिव वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है, नेगेटिव वेक्टर तो है नहीं, और उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर नहीं है। तो बचा क्या? C। क्यों? क्योंकि A का मैग्नीट्यूड जितना है उतना B के मैग्नीट्यूड का बाई 2 कर देंगे। यदि B का मैग्नीट्यूड कितना है? 10, यहाँ पुट करेंगे 10 और बाई 2 करेंगे तो 10/2 5, और वही किसका मैग्नीट्यूड है? वेक्टर A का मैग्नीट्यूड। यानी कि ये ऑप्शन सही होगा। इस तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। अब हम लोग जस्ट इसके आगे बढ़ते हैं और अगला हम लोग टाइप देखते हैं, जिसको हम लोग इक्वल वेक्टर कहेंगे। आगे जस्ट हम लोग देखने वाले हैं कि अगला वेक्टर जो है उस वेक्टर को हम लोग नाम दे रहे हैं इक्वल वेक्टर। वेक्टर बी में हम लोग आ जाइए तो इक्वल वेक्टर, two vectors are said to be equal vector when their magnitude
and direction. Magnitudes are same and same, having same direction. सेम डायरेक्शन यदि होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में हम समझें, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर P है, एग्जांपल में हम समझे वेक्टर P है और उसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन ईस्ट है, और हमारे पास एक वेक्टर R है, वो वेक्टर सपोज़ 9 न्यूटन और ईस्ट में है, या फिर कह लीजिए कि 5 न्यूटन ईस्ट में है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर हैं? वेक्टर P इज़ नॉट इक्वल टू R वेक्टर। इसको कहने का मतलब, इसको लैंग्वेज में लिखें, वेक्टर P इज़ नॉट इक्वल वेक्टर विथ वेक्टर R। इसको लैंग्वेज में ये हम समझते हैं। इसका मतलब आगे हम लोग एक और एग्जांपल से समझें कि यदि हम लोग बात करें, ये तो समझ में हम लोग आ गया। मान लीजिए सपोज़ करें कि वेक्टर हमारे पास सपोज़ वेक्टर A है, वेक्टर A तो उसका मैग्नीट्यूड सपोज़ 20 मीटर और नॉर्थ में है ये, ठीक, और वेक्टर B है जो कि सपोज़ 20 मीटर ईस्ट में है। तो कैन वी से कि वेक्टर A विल बी इक्वल टू वेक्टर B? आंसर इज़ नो, हम लोग ऐसा नहीं कह सकते। रीज़न क्या? डायरेक्शन सेम नहीं है। हेयर डायरेक्शन of A and B are different, उनके डायरेक्शंस अलग अलग हैं, इसीलिए इनको हम इक्वल नहीं कह सकते। एग्ज़ाम्पल हम लोग देखें, और एक तीसरा एग्ज़ाम्पल हम लोग देखें, जिसमें मान लीजिए कि हमारे पास वेक्टर C है। वेक्टर C का सपोज़ ये हो गया नॉर्थ, और इस डायरेक्शन में इन दोनों का डायरेक्शन सेम, यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम। अब हम लोग बात करें वेक्टर C, सपोज़ 10, वेक्टर C जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। सपोज़ वेक्टर C का मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड किस डायरेक्शन में? सपोज वेस्ट डायरेक्शन में है। और वेक्टर D है एक, वेक्टर D वो भी 10 मीटर पर सेकेंड वेस्ट डायरेक्शन में है। तो हम लोग कह सकते हैं देन वी कैन से वेक्टर C इज़ इक्वल टू वेक्टर D। ये हमें समझना इम्पॉर्टेंट है। यानी कि वेक्टर C D के बराबर कब होगा? जब दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे और साथ ही साथ दोनों का डायरेक्शन भी सेम होगा, तो हम समझ पाएंगे कि हाँ वो दोनों वेक्टर सेम हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, और ये दोनों वेक्टर्स लॉ फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं, इसीलिए हम वेक्टर A और B को इक्वल वेक्टर कह सकते हैं। अब इसी पर कुछ क्वेश्चंस, हम फंडामेंटल क्वेश्चंस को देखें। यदि आपने ड्रॉ कर लिया हो तो एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से हम लोग इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं। क्वेश्चन को समझें और इनमें डिफरेंस फ़र्क हम लोग देख सकते हैं। ये ध्यान में रखना है, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तभी हम लोग कह सकते हैं। तो इसी में हम लोग आगे जैसे देखें, क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ वेक्टर P एंड Q आर इक्वल वेक्टर, देन यानी कि वेक्टर और Q और क्या है? इक्वल वेक्टर। देन ए फर्स्ट
P vector mod will be equal to Q vector, B P vector बराबर माइनस Q vector, C P vector mod is greater than mod of Q vector, और D P vector mod is less than vector Q। जब दो वेक्टर्स यदि इक्वल वेक्टर हैं, यदि दो वेक्टर इक्वल वेक्टर हैं, ध्यान रखना है हमें, तो इस केस में हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि यदि दो इक्वल वेक्टर हैं तो इसका मतलब है कि इनका मैग्नीट्यूड तो बराबर होना ही चाहिए, यानी गलत होगा, ये गलत हो जाएगा। और ये गलत इसलिए होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है और इक्वल वेक्टर का डायरेक्शन भी इक्वल होता है, लेकिन ये नेगेटिव वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव वेक्टर को। तो नेगेटिव वेक्टर तो है नहीं, इसलिए मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम, यानी ऑप्शन ए सही होगा। इसी में हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें कि इफ़ वेक्टर p इज इक्वल टू, या फिर कह लीजिए नाम बदल दें हम लोग, इसका वेक्टर को चेंज कर दें। यदि हम लोग बात करें यहाँ पर वेक्टर a, तो वेक्टर a का बात करें तो यहाँ 10 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है वो, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और वेक्टर b भी है वो भी 10 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक। तो हम कह सकते हैं a कि वेक्टर b का मॉड विल बी इक्वल टू 1/2 वेक्टर a का मॉड, कह सकते हैं क्या, या b कह सकते हैं कि वेक्टर a इज़ इक्वल टू माइनस b वेक्टर, C में वेक्टर a इज़ इक्वल टू वेक्टर b, और D में वेक्टर a इज़ मॉड इज़ ग्रेटर देन मॉड ऑफ b वेक्टर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, तो ये हो नहीं सकता, और a और b हो सकता है ये वेक्टर हो, इसलिए हम उसको टिक मारेंगे। लेकिन आगे देखेंगे नेगेटिव वेक्टर है क्या, नेगेटिव वेक्टर तब होता है जब ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि वेक्टर a है वो नॉर्थ ईस्ट में है लेकिन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और लेकिन यदि हमारा वेक्टर b ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में, क्या कह लीजिए कि इस डायरेक्शन में होता, इसको हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, यानी कि वेक्टर a जो है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, वेक्टर a, और यदि दूसरा वेक्टर ये होता और ये b वेक्टर और ये किस डायरेक्शन में, वेस्ट साउथ डायरेक्शन में होता, तो हम कहते हैं कि वो नेगेटिव वेक्टर है। लेकिन नेगेटिव वेक्टर तो है नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा, और मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा, सी ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि वेक्टर्स के एप्लीकेशन, यानी इक्वल वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही इक्वल होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग कुछ और वेक्टर्स के बारे में देखते हैं। ये हमने दो वेक्टर्स देख लिए, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं तीसरा वेक्टर, जिसको हम लोग कंबाइंड फॉर्म में कहेंगे C, जिसको हम लोग को इनिशियल कोप्लेनर या फिर कोप्लेनर को बाद में रखें, को इनिशियल कोलीनियर कोप्लेनर वेक्टर्स। इसमें हम लोग देखना है, सबको अलग अलग करके हम लोग देखेंगे। तो पहली बात करें को इनिशियल का, को इनिशियल वेक्टर जैसे नाम से इनिशियल पॉइंट क्या होंगे, सेम होंगे। ये पॉइंट हो गया, मान लीजिए यहाँ से एक वेक्टर हो गया वेक्टर a, ये वेक्टर b, ये वेक्टर c, ये वेक्टर d, और यहाँ से ये वेक्टर e। इस सारे का इम्पॉर्टेंट इनिशियल पॉइंट सेम है, इसको हम लोग कहेंगे कि सेम इनिशियल पॉइंट ऑफ फॉर ऑल वेक्टर्स। सारे वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम, इसलिए सारे वेक्टर्स क्या हैं, को इनिशियल वेक्टर्स हैं। देयरफॉर
these all vectors are called co-initial vectors। ये ध्यान में रखना है, इसको थोड़ा अलग करके लिखें, को-इनिशियल वेक्टर्स। अब यदि मान लेते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है और इसी पर वो सारे वेक्टर्स हैं, जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर ए वेक्टर और इसी लाइन पर हमारे पास बी वेक्टर है और इसी लाइन पर हमारे पास सी वेक्टर है। सिंस ऑल थ्री वेक्टर्स lie on a same line, therefore they are called collinear वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे इसको, सबके लाइन एक स्ट्रेट लाइन पर है, कोलिनियर वेक्टर। अब इसी के बाद आता है कोप्लेनर वेक्टर। इसे हमें समझना होगा, यदि उतार लिया हो तो हम लोग बात करें, यानी कि ये टॉपिक का नाम है कोलिनियर। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कोप्लेनर वेक्टर के। कोप्लेनर वेक्टर में क्या खासियत होगी उसको हम लोग देखेंगे, थोड़ा समझेंगे। कोप्लेनर वेक्टर जैसे नाम से लग रहा है एक प्लेन में लाई करेगा, तो हम लोग सबसे पहले बात करें प्लेन का। थोड़ा सा फंडामेंटल एक चीज़ की बात करें, हालांकि ये 9th-10th लेवल पे आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि लाइन सेगमेंट। तो लाइन की बात करें तो द कंटिन्यूस अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स को हम लोग लाइन कहते हैं, जिसका कोई विच डजेंट हैव एनी इन पॉइंट तो उसको लाइन कहेंगे। इफ़ कंटिन्यूस combination of points is called line. If the continuous combination of points has a particular in point, then it will be called line segment. तो लाइन सेगमेंट उसको कहेंगे। यदि इन पॉइंट नहीं है तो उसको लाइन कहेंगे। लाइन के इंटरसेप्ट होने से हमारे पास सरफेस बनता है, जबकि लाइन सेगमेंट के ब्रेक इंटरसेप्ट होने से हमारे पास सरफेस बनता है। लाइंस के इंटरसेप्ट होने से हमारे पास प्लेन बनता है। तो एक्सेसेस के बारे में हम लोग जानेंगे। एक्सेस इमेजिनरी लाइन को कहते हैं, इनके इंटरसेप्शन से हमारे पास एक प्लेन, इमेजिनरी प्लेन बनेगा। और यदि इंटरसेप्शन हुआ है सेगमेंट का तो हमारे पास एक सरफेस बनेगा जिसका कि फाइनाइट एरिया होगा। ये चीज़ हम लोग फंडामेंटल लेवल पर समझ पाए हैं। इसको हम लोग अब यहाँ पर भी लिखेंगे कि यानी कि एक प्लेन की बात होगी। तो एक प्लेन, तो XY प्लेन मान लेते हैं। सपोज करें कि हमारे पास एक प्लेन है इस तरह का, इस प्लेन को आगे एक्सटेंड करें तो ये हमारा y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस डायरेक्शन में हमारा ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा, इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसे हम लोग बोल सकते हैं XY प्लेन। XY प्लेन। अब इसमें कुछ वेक्टर्स रखे हुए हैं। इसको P वेक्टर कहेंगे, इसको Q वेक्टर कहिए, इसको R वेक्टर कह रहे हैं, इसको C वेक्टर कहिए। ये सारे वेक्टर्स जो हैं, these all vectors lie in a same plane, therefore these vectors are called coplanar vectors।
इसे खासियत थोड़ी सी समझें इस तरह से हम लोग, हमारे पास कुछ इस तरह से वेक्टर का अरेंजमेंट भी है। तो यदि हम लोग इसको ऐसे समझें कि यदि हमारे पास, इसको हम लोग यहाँ से लेकर समझ सकते हैं, यदि हमारे पास सपोज़ 3 वेक्टर्स हैं, सपोज़ ये एक हमारे पास प्लेन है, एक प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसमें कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिल करके एक अरेंजमेंट बना, एक प्लेन बना, जिस प्लेन को हम लोग एक्स वाई प्लेन कह सकते हैं। अब इस प्लेन में यदि 3 वेक्टर्स इस तरह से रखे हुए हैं, इस तरह से किसी भी रखे हुए हैं, ऐसे रखे हैं, ऐसे रखे हैं, या फिर कह लीजिए इस तरह से रखे हैं ये, और ये इस तरह से है, और ये एक ऐसे है, ये तीनों ही वेक्टर इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, इसलिए इनको हम कोप्लेनर वेक्टर्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिलकर ये प्लेन बना, इस प्लेन में ये तीनों वेक्टर्स रखे हुए हैं, इनको हम कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे क्योंकि तीनों एक ही प्लेन में हैं। लेकिन जैसे ही इसमें से एक वेक्टर को हम ऐसे कर दें, टिल्ट कर दें, तो ये जो वेक्टर है ब्लू कलर का, ये वेक्टर इस प्लेन में नहीं लाई कर रहा है, यानी एक्स वाई प्लेन में लाई नहीं कर रहा है, तो अब ये इन दोनों के साथ में कोप्लेनर वेक्टर नहीं कहलाएगा। इसका मतलब इसका प्लेन एक अलग है, ये इस तरह के एक प्लेन में लाई कर रहा है, तो ये दोनों वेक्टर का जो प्लेन है उससे ये इस वेक्टर का प्लेन अलग हो गया। तो पहले तो जब ये इस तरह से था तो ये कोप्लेनर वेक्टर था, लेकिन जब ये प्लेन को इसने छोड़ दिया, अब वो इस तरह से आ गया, तो अब ये ब्लू कलर का जो वेक्टर है ये इन दोनों के साथ कोप्लेनर वेक्टर नहीं कहलाएगा क्योंकि उसने प्लेन को छोड़ दिया है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान में रखना है, यानी कि ये जितने भी वेक्टर हैं ये सारे इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, और वो कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। इसीलिए पी क्यू सी आर, ये जितने वेक्टर्स हैं, दिस ऑल वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स बिकॉज ऑल वेक्टर्स आर लाइंग इन सेम प्लेन एंड दैट प्लेन इज एक्स वाई प्लेन। तो इसीलिए हम लोग उसको कोप्लेनर वेक्टर्स कहेंगे। लेकिन यदि इनमें से कोई भी छोड़ेगा तो उसे हम लोग कोप्लेनर वेक्टर नहीं कहेंगे उन लोग के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर हो गया। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा कह लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर आता है जिसको कि हम लोग 4th नंबर पर रखते हैं, जिसे हम लोग समझेंगे और इसको डिटेल में थोड़ा सा जानेंगे। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं, आगे देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है, इसकी खासियत क्या है। आपका वेक्टर लंबा ना हो इसलिए थोड़ा सा इसे हम लोग कट करके अगले चैप्टर में हम लोग या फिर अगले लेक्चर में इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, ताकि समझ में आए कि आखिर वो वेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है, जितने भी वेक्टर्स पढ़े उस सारे वेक्टर्स का बड़ा भाई है, यानी हम लोग वेक्टर की कैटेगरी में सबसे ऊपर रखेंगे उसे, और वो सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है, इन सब का बड़ा भाई है, इन सब का एक तरह से कह लीजिए कि बाप है वो। यदि उसे हम लोग समझ गए तो हमें वेक्टर्स में समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे। तो उसे समझने के लिए हम लोग एक अलग 4th नंबर चैप्टर मैं उसके लिए रखूँगा, जो 4th नंबर लेक्चर, जिस लेक्चर में हम लोग पूरी तरह से उस वेक्टर के बारे में बात करेंगे। जितना बेसिक लेवल पे जानना चाहिए वो हम लोग जानेंगे उसके बारे में। तो इसलिए अभी तक के लिए ये टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हम लोग 3 वेक्टर्स देखें। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ देखा आज, उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखें, उसमें हम लोग सबसे पहले नेगेटिव, उसके बाद इक्वल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को लीनियर वेक्टर, को प्लेनर वेक्टर, इनको देखा। इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस भी देखें।